नमस्कार दोस्तों, आप सबका केएल स्वामी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त केएल स्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर, मास्टर ऑफ माइंड साइंस बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब लोग बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। दोस्तों, जैसा कि हम ऑफलाइन क्लासरूम में इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं क्लासरूम की, तो बिल्कुल आप सब लोग भी, उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। वादे के मुताबिक दोस्तों हमने बात की थी 3 जुलाई को हम फर्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। वैसे दोस्तों हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, कोर्स में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, दोस्तों कैसा हमारा जो कंटेंट रहेगा, ये सब बातें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो में अपलोड कर दी है। तो दोस्तों, जैसा कि लोगों के कमेंट्स थे, हमारे स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स थे, उनमें बायोलॉजी सब्जेक्ट से शुरू करने को कहीं ना कहीं बोला गया है। ज़्यादातर के कमेंट्स बायोलॉजी से थे। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट से शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं बायो में हम दोस्तों क्या क्या हम शामिल करने वाले हैं। और हमारा जो चैप्टर रहेगा, फर्स्ट चैप्टर रहेगा कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। तो दोस्तों, कंकाल तंत्र क्या होता है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। तो दोस्तों देखिए, ओ माय गॉड, ये हाँ। तो दोस्तों, हम यहाँ से बात करते हैं कि आखिर मनुष्य का शरीर क्या है और इसमें कंकाल तंत्र का क्या रोल है। दोस्तों, अगर हम यहाँ से बात करना चाहें तो जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। तो दोस्तों, हम यहाँ से बात करें, कहीं न कहीं दोस्तों आपके पिता से शुक्राणु और माता से अंडाणु, जब ये शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तो दोस्तों एक कोशिकीय संरचना बनती है, अर्थात जीवन की प्रथम सीढ़ी, प्रथम नींव रखी जाती है। और दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों युगमनज। क्या कहा जाता है? युगमनज, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है जाइगोट कहा जाता है। इज इट क्लियर और नो? फिर दोस्तों, हम यहाँ से बात करें, इस कोशिका में लगातार विभाजन होते हैं, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी और कोशिकाओं के समूह से निर्माण होता है। दोस्तों, अगर अपन यहाँ से बात करना चाहें दोस्तों, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं उत्तक का। तो दोस्तों, हम बोलेंगे सबसे पहले कोशिका, फिर दोस्तों किसका निर्माण होता है? उत्तक का, जिसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तक क्या है, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता दूं। जिस प्रकार जब आप 10th तक पढ़ते हुए आते हैं तो आप सभी लोग एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो अलग अलग आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, जिनको डॉक्टर की तैयारी करनी है वो लोग कहीं ना कहीं बायोलॉजी लेते हैं, जो कोई मैथ सब्जेक्ट लेता है, कोई कॉमर्स सब्जेक्ट लेता है, कोई आर्ट सब्जेक्ट लेता है। सब अपने अपने कहीं ना कहीं मन के मुताबिक सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही कोशिकाएं भी दोस्तों आगे चलकर कुछ समूह बना लेती हैं, एक जैसी संरचना और एक जैसे काम करने के आधार पे। तो दोस्तों, समान संरचना और समान कार्य करने के आधार पे जो समूह बन जाता है उसे उत्तक या टिश्यू कहा जाता है। दोस्तों, उत्तकों से आगे चलकर दोस्तों निर्माण होता है, कहीं ना कहीं हम बात करेंगे अंगों का, जिसे दोस्तों कहा जाता है ऑर्गन। फिर दोस्तों, अगर हम यहाँ से बात करें, अंगों से चलकर दोस्तों किसका निर्माण होता है? तंत्र या सिस्टम का निर्माण होता है दोस्तों। फिर दोस्तों, हम कहें यहाँ से तंत्रों के निर्माण से दोस्तों कहीं ना कहीं तंत्रों के समूह से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो कुल मिला के हम यहाँ से कह सकते हैं कि बहुत सारे तंत्र जब समन्वित रूप से कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के विभिन्न कार्यों को अंजाम देते हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ से कह सकते हैं, इसी प्रकार इन तंत्रों में से एक तंत्र हम पढ़ने वाले हैं, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। तो दोस्तों, हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम की। तो जैसा कि दोस्तों आपने नाम सुना स्केलेटन सिस्टम, तो जैसे ही आपने स्केलेटन या कंकाल का नाम सुना तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी कि आखिर ये कंकाल क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जो बहुत ही दुबला पतला आदमी रहता है उसको आप क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। तो जनरली आप कह सकते हैं यहाँ से कि कहीं ना कहीं कंकाल देखते ही आपके दिमाग में हड्डियों का एक ढांचा दिमाग में आता है। बिल्कुल नो डाउट, कंकाल की हम बात करें, आना भी यही चाहिए। तो दोस्तों, जैसा आप समझ पा रहे हैं, कंकाल एक हड्डियों का ढांचा होता है मोटे मोटे रूप से अगर हम देखें तो। लेकिन यहां से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी चीजों को हम यहां पे शामिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पे कि कंकाल तंत्र क्या है,
इसके कार्य क्या है, इसके मोटे मोटे रूप से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। फिर दोस्तों हम फर्दर जो भी क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे, हम बिल्कुल एक एक क्वेश्चन यहाँ से हम लगाएंगे। दोस्तों कंकाल तंत्र की हम बात करें कि जो हमारे शरीर में जो कंकाल है ये क्या काम कर रहा है, आपको पता है। अगर मान लो हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा नहीं होता तो हम एक मांस का एक पिंड होते। तो दोस्तों कंकाल हमें संरचना प्रदान करता है। दोस्तों कहीं ना कहीं कंकाल हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा कर रहा है। दोस्तों जैसे हम बात करें यहाँ पे क्या है, अभी पसलियाँ हैं, ये दोस्तों हम बात करें रिब केज है, वक्स जो अपन बात करें पसलियों से बना हुआ एक पिंजरा है जिसके अंदर हमारे दोस्तों बहुत ही कोमल जो अंग हैं वो सुरक्षित हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमारा हृदय सुरक्षित है, हमारे लंग्स फेफड़े सुरक्षित हैं, दोस्तों लीवर सुरक्षित है। तो कुल मिला के हमारे आंतरिक अंगों की क्या करता है, सुरक्षा भी करता है। दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए हम गति कर पाते हैं तो गति और गमन में सहायता देता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कंकाल तंत्र जो होता है दोस्तों कि हमारे शरीर को ढांचा देता है, मजबूती देता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। दोस्तों हमारा मस्तिष्क भी कहीं ना कहीं कपाल के अंदर सुरक्षित है और हमें सहारा देता है। और दोस्तों हम कह सकते हैं गति और गमन में सहायता करता है, गति व गमन में सहायता करता है। तो कुल मिला के हमें अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए तो हम मोटे मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि कंकाल तंत्र का काम क्या है। लेकिन दोस्तों सीपीओ एसआई में दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया और वो क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे हो सकता है आप स्टक कर जाएं। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं और इसके अकॉर्डिंग आप जवाब देना। देखिए आपने ये तो देख लिया कंकाल तंत्र का कार्य क्या है, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं। दोस्तों देखते हैं, देखिए क्वेश्चन था कंकाल तंत्र का कार्य क्या है। कंकाल तंत्र का कार्य है दोस्तों पहला ऑप्शन शरीर की सुरक्षा, शरीर को ढांचा प्रदान करना, व गति में सहायक। बिल्कुल दोस्तों दूसरा ऑप्शन था सुनने व श्वसन में सहायक, श्वसन में सहायक। तीसरा ऑप्शन था कहीं ना कहीं हम बात करें खनिज व लवणों का संग्रहण। और दोस्तों यहां से हम बात करें चौथा ऑप्शन था रक्त का निर्माण करना। और दोस्तों फिफ्थ ऑप्शन था इसमें से ऑल करेक्ट। अब दोस्तों जैसा कि आपने जैसे ही देखा भाई कंकाल तंत्र का कार्य और आपको पहला ऑप्शन मिल गया, भी शरीर की सुरक्षा करता है, शरीर को ढांचा देता है, गति करने में मदद करता है। और आपने जैसे ही पहला ऑप्शन देखा और आपने फर्स्ट ऑप्शन को कहीं ना कहीं राइट टिक कर दिया। लेकिन दोस्तों केयरफुली आप पूरे ऑप्शंस पढ़ें। एग्जाम की कई बार स्ट्रेटजी ये भी होती है दोस्तों एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो दोस्तों पूरे कंकाल तंत्र को जब हम पढ़ेंगे आप इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करना चाहें, वैसे दोस्तों सुरक्षा, ढांचा प्रदान करना और गति में सहायक, ये बात तो हम कर ही चुके हैं। दोस्तों सुनने व श्वसन में सहायक, आपने दोस्तों सुना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे कान के अंदर हड्डियां पाई जाती हैं मेलियस इनकस स्टेपीज, वो सुनने में मदद करती हैं। और दोस्तों श्वसन की बात करें तो जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी पसलियां अंदर और बाहर निकलती हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब हम श्वास लेते हैं तो पसलियों की गति बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उस समय हम कह सकते हैं बिल्कुल हाँ श्वसन में भी मदद करता है। दोस्तों एक पॉइंट है दोस्तों खनिज व लवणों का संग्रहण। दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करें तो आपको पता होगा हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और दोस्तों मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर का लगभग 99% जो कैल्शियम है ये हड्डियों में होता
होता है, और जब हमें जरूरत पड़ती है, जब हम बाहर से कैल्शियम नहीं ले पाते हैं, तो हड्डियां हमें कैल्शियम प्रोवाइड करती हैं। तो मतलब कैल्शियम का स्टोरेज है हड्डियों के पास, तो हम कह सकते हैं खनिज और लवणों का संग्रहण करती। बिल्कुल, ये भी सही बात है। दोस्तों, रक्त का निर्माण, दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। तो दोस्तों, बोन मैरो या अस्थि मज्जा क्या है? ये हड्डियों में पाई जाती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम बात करें, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल करेक्ट। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि कंकाल तंत्र के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो दोस्तों, यहां से हमने शामिल किया। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम देखते हैं कंकाल तंत्र को। तो दोस्तों, यहां से अगर हम बात करना चाहें, तो कंकाल तंत्र की हमने बात की कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि कंकाल तंत्र एक कोई छोटी टर्म नहीं है। हमने केवल इतना देखा कि भाई हड्डियों का ढांचा है, लेकिन दोस्तों कंकाल तंत्र में केवल हड्डियों को शामिल नहीं किया जाता, कुछ और भी चीजें हैं जिनको शामिल किया जाता है। हम वन बाय वन चीजें सीख रहे हैं। दोस्तों, कंकाल तंत्र की हम बात करें तो कंकाल तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक जो शरीर की बाहरी संरचनाएं बनाता है उसको बाह्य कंकाल बोला जाता है, और जो आंतरिक भागों में पाया जाता है उसको बोला जाता है आंतरिक कंकाल। तो दोस्तों, हमने बोला कंकाल दो प्रकार का होता है, और दो प्रकार का कौन कौन सा हमने बोला? दोस्तों, एक होता है बाह्य कंकाल, एक को बोला जाता है एक्जो स्केलेटन। और दोस्तों, हम यहां से बात करें, एक होता है आंतरिक कंकाल, जिसको अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन कहा जाता है। अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन कहा जाता है। तो कुल मिला के हम इन पूरे जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, आखिर बाह्य कंकाल किस प्रकार का होता है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि आंतरिक कंकाल क्या होता है। तो दोस्तों, यहां से हम देखते हैं बाह्य कंकाल। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, जैसा कि हमने बोला बाह्य कंकाल, तो बाह्य कंकाल वर्ड बोलते ही हमारे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं ये बाहरी सतह पर पाया जाता होगा। बिल्कुल, शरीर की बाहरी सतह पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि बाह्य कंकाल का निर्माण किससे होता है। तो दोस्तों, ये हम बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे है एक वर्ड है बाह्य कंकाल का निर्माण, कहीं ना कहीं हम बात करें अधिचर्म से होता है। तो ये अधिचर्म क्या है, इस बात को हम देखते हैं, और यहां से कौन सा क्वेश्चन जो देखने को मिलता है। तो दोस्तों, तो देखते हैं भाई। दोस्तों, यहां से अगर हम बात करें ये अधिचर्म क्या है, तो दोस्तों जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उस समय उसको भ्रूण कहा जाता है। तो दोस्तों, यहां से जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, ये लो दोस्तों, हमने बात की ये बच्चा है जो मां के गर्भ में है। अभी फिलहाल हमने क्या बोला, ये भ्रूण है। दोस्तों, जब भ्रूण बनता है तो उस समय सबसे पहले 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, 3 जर्मिनल लेयर्स का निर्माण होता है, 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, और इन 3 जनन स्तरों के बाद शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, हम यहां से बात करें ये 3 जनन स्तर आखिर कौन कौन से हैं, यहां से अगर हम देखना चाहें, तो दोस्तों हम देखते हैं एक जनन स्तर जो बाहरी परत के रूप में पाया जाता है, जो बाह्य जनन स्तर है, दोस्तों इसको कहा जाता है अधिचर्म। अधिचर्म, या इसको दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है एक्टोडर्म। दोस्तों, जो मध्य चरम है, दोस्तों इसका नाम होता है, जो मध्य चरम, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मीजोडर्म। मीजोडर्म। और दोस्तों, जो आंतरिक चरम है इसको कहा जाता है अंतः चरम, इसको कहा जाता है एंडोडर्म। तो कुल मिला के अपन ने बात की कि कहीं न कहीं सबसे पहले जब भ्रूण होता है तो उसमें 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। बाहरी जनन स्तर को अधिचर्म कहा जाता है, मध्य जनन स्तर को मध्यचर्म कहा जाता है, और आंतरिक जनन स्तर को अंतःचर्म या एंडोडर्म कहा जाता है। फिर हमने बात की कि इन 3 जनन स्तरों से आगे चल के शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण होता है। भी चूंकि पूरे शरीर का निर्माण तीनों इन जनन स्तरों से ही होने वाला है, तो दोस्तों अलग
अलग अलग जनन स्तर शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण करेंगे, तो अलग अलग जनन स्तर कौन सा जनन स्तर कौन से भाग का निर्माण करता है। यूं तो दोस्तों ये बहुत वाइड बातें हैं, लेकिन हमसे क्या क्या पूछा जाने वाला है हम उनको शामिल करते हैं। तो दोस्तों यहां से हम देखें अगर, तो दोस्तों हमने देखा अधिचरम वाले जनन स्तर से दोस्तों एक तो निर्माण होता है त्वचा का। किसका? जो त्वचा जो बनती है किससे उत्पन्न होती है? अधिचर्म से। दोस्तों हम यहां पे बात करें जो बाह्य कंकाल है, बाह्य कंकाल भी किससे निर्मित होता है? अधिचर्म से। और दोस्तों यहां से हम बात करें, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया, तंत्रिका जो तंत्र होता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र और इसी का भाग होता है मस्तिष्क, इसका निर्माण भी किससे होता है? अधिचर्म से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए, जो जो हमसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि अधिचर्म नामक जनन स्तर से त्वचा का भी निर्माण होता है, त्वचा की भी उत्पत्ति अधिचर्म से होती है। जैसा कि अभी हमने देखा था बाह्य कंकाल की उत्पत्ति किससे होती है? अधिचर्म या एक्टोडर्म से होती है। और दोस्तों तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क की उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्म या अधिचर्म से होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों हम यहां से बात करें मध्य चरम, दोस्तों मध्य चरम से भी आगे चल के दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ भागों का निर्माण होता है। मध्य चरम से दोस्तों एक तो हम बात कर सकते हैं संयोजी उत्तक, तो दोस्तों संयोजी उत्तक का निर्माण मध्य चरम से होता है। फिर हम बात करें संयोजी उत्तक के ही भाग हैं दोस्तों, हम आगे पढ़ने वाले अंतः कंकाल, अर्थात दोस्तों यहां से हम बात करने वाले हैं हड्डियों का जो निर्माण होता है, हड्डियों का, उपास्थि का, और दोस्तों हम यहां से बात करें हृदय का, तो ये जो निर्माण होता है किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। और जितनी भी दोस्तों हम बात करें पेशियां हैं, तो पेशियों का निर्माण किससे होगा दोस्तों? यहां से मध्य चरम से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दोस्तों पेशियों की उत्पत्ति कौन से जनन स्तर से होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? मध्य चरम से होती है। आपसे पूछ लिया जाए हड्डियों और उपास्थि की उत्पत्ति कहां से होती है, तो मध्य चरम से। इज इट क्लियर और नो? और दोस्तों मैं बात करूं यहां से अंतः चरम की, तो दोस्तों कुछ आंतरिक अंगों की हम बात करें दोस्तों, जैसे हम कहें पाचन तंत्र के जो विभिन्न भाग हैं, जैसे पाचन तंत्र के विभिन्न भाग, आमाशय वगैरह की बात करें, छोटी आंत बड़ी आंत की बात करें, ये किससे निर्मित होते हैं? अंतः चरम से। ऐसा हम यहां से बात कर सकते हैं। ग्रंथियां हैं, जो ग्रंथियां हैं उनका निर्माण भी दोस्तों किससे होगा? कहीं ना कहीं अपन बात कर सकते हैं अंतः चरम से। तो दोस्तों ये बात हमने यहां से की, एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ रिवाइज करेंगे। हमने कहा कि जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है, अर्थात जब भ्रूण का निर्माण होता है, तो सबसे पहले 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। 3 जनन स्तर कौन कौन से हैं? बाह्य जनन स्तर अधिचर्म या एक्टोडर्म, मध्य जनन स्तर की हम बात करें मध्य चरम या मीजोडर्म, और दोस्तों आंतरिक जनन स्तर की बात करें एंडोडर्म या अंतःचरम। फिर हमने कहा कि इन तीनों जनन स्तरों से आगे चल के शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण होना है। तो दोस्तों यहां से हम बात करें अधिचरम वाले जनन स्तर से त्वचा, बाह्य कंकाल, तंत्रिका तंत्र और इसका एक भाग है मस्तिष्क, इसका निर्माण होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। मध्य चरम वाले से संयोजी उत्तक, जिसमें हम हड्डी और उपास्थियों का निर्माण होगा। मांसपेशियों की बात करें, हृदय की बात करें, ये मीजोडर्म या मध्य चरम से उत्पत्ति होती है इनकी। और दोस्तों पाचन तंत्र के विभिन्न भाग और ग्रंथियां, जैसे कि हम बात करें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, इनका निर्माण किससे होने वाला है? अंतः चरम से। तो कुल मिला के ये बात अपन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो डायग्राम है ये मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में नहीं दे पाऊंगा, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब दोस्तों यहां से हम बात करते हैं कि हमने एक वर्ड देखा था दोस्तों, कहीं ना कहीं बाह्य कंकाल का जो वर्ड देख रहे थे दोस्तों, इसमें अपन बात करते हैं। हमने देखा था कि बाह्य कंकाल का निर्माण भ्रूण के अधिचरम स्तर द्वारा होता है। तो मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर होगी, और साथ में आपने 5-7 अलग से क्वेश्चन भी आपने देखे। अब देखते हैं बाह्य कंकाल है, ये सामान्यतः शरीर की बाहरी सतह पर पाया जाता है। जैसे हम बात करें हमारे अंदर कि भाई क्या हमारे मनुष्य के अंदर बाह्य कंकाल पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। बाल,
जो बाह्य कंकाल का हिस्सा है, नाखून बाह्य कंकाल का हिस्सा है। तो न केवल मनुष्य में, इसके अलावा भी और भी जीवों में बाह्य कंकाल देखने को मिलता है। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमें पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि बाह्य कंकाल में कौन कौन सी संरचनाएं शामिल होती हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से बात करें मनुष्य के बाल और नाखून, पशुओं के खुर और सींग, पक्षियों की दोस्तों पंख और चोंच, और दोस्तों मछलियों और सांपों के सल्क। इसके अलावा हम बात अगर करना चाहें तो दोस्तों कीटों वगैरह के शरीर में जो हार्ड कवच होता है वो भी बाह्य कंकाल होता है, मगरमच्छ में कांटे होते हैं वो भी बाह्य कंकाल होता है, और कछुए का जो कवच होता है ये भी बाह्य कंकाल होता है। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि यह कंकाल शरीर की बाहरी सतह पर पाया जाएगा। फिर दोस्तों हमसे देखें, अधिकांश रूप से बाह्य कंकाल में बाल, नाखून, खुर, सींग, पंख, चोंच, सल्क आदि संरचनाओं को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल वेरी सिंपल पॉइंट, बाह्य कंकाल की उत्पत्ति अधिचर्म से। बाह्य कंकाल कहाँ मिलेगा? बाहरी सतह पर मिलेगा। सामान्यतः किनको शामिल किया गया? बाल, नाखून, खुर, सींग, पंख, चोंच और दोस्तों सल्कों को हमने बात की। यहाँ से एक दोस्तों पॉइंट यहाँ से बनता है कि कहीं न कहीं दोस्तों ये जो बाह्य कंकाल है, सामान्य रूप से देखो, बाल काटने पर दर्द नहीं होता, सींग काटने पर भी दर्द नहीं होता, नाखून काटने पर दर्द नहीं होता। तो सामान्य रूप से जो बाह्य कंकाल होता है ये सामान्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना है। कैसा है? मृत कोशिकाओं का बना। तो हम जो एक्सोस्केलेटन की बात करेंगे तो ये किसका बना होता है? मृत कोशिकाओं का सामान्य रूप से बना होता है। देखो सभी की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना होता है। तो दोस्तों ये पॉइंट हमने यहां से देखा। अब दोस्तों जैसा कि हमने बोला कि भी कीटों के जो बाहर का जो हार्ड कवच होता है ये कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होता है? एक बाह्य कंकाल होता है। तो दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं जो ये कवरिंग है दोस्तों, जो कीटों की ये जो कवरिंग है, ये जो क्या है आपके सामने? तिल चट्टा या कॉकरोच है दोस्तों। तो कॉकरोच के शरीर के ऊपर ये जो हार्ड कवच है, ये जो हार्ड कवच है दोस्तों, ये कीट है, इसके ऊपर जो हार्ड कवच है ये दोस्तों इनका क्या है? बाह्य कंकाल है। क्या है इनका? बाह्य कंकाल। और दोस्तों हम यहां से बात करें कि जैसे कि दोस्तों ये हम बात करें मोलस्का। आपने दोस्तों एक जीव का नाम सुना होगा मोलस्का, और मोलस्का संघ का एक जीव है दोस्तों जिसको कहा जाता है स्नेल या घोंगा। तो दोस्तों इसमें दोस्तों हम बात करें, ये जो है ये भी क्या है दोस्तों? बाह्य कंकाल है, एक्सोस्केलेटन है दोस्तों। यहां से हम बात करें, मछलियों के सल्क दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो सल्क हैं ये भी क्या है? बाह्य कंकाल है दोस्तों। ये हम बात करें यहां से, कछुए का जो कवच है ये भी क्या है? बाह्य कंकाल। तो हमने बोला कि विभिन्न चीजों को बाह्य कंकाल के रूप में जो हमने शामिल किया वो चीजें हमने आपको बताई। दोस्तों आगे मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूं कि जो कीटों का जो बाहरी जो आवरण होता है, ये जो बाह्य कंकाल है, ये जो कठोर कवच है दोस्तों, एक विशेष प्रकार के पदार्थ का बनता है। ये जो कठोर कवच है और उस विशेष प्रकार के पदार्थ का नाम होता है दोस्तों, वैसे हम बात करें काइटिन। तो चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे ये काइटिन क्या है और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल इस बात को याद रखिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं कीटों के अंदर भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूं कि कीटों में हमारी तरह हड्डियों का ढांचा नहीं पाया जाता। तो कीटों में अंतः कंकाल नहीं मिलता, कीटों में हमारी तरह हड्डियों का फ्रेमवर्क नहीं मिलता। कीटों में केवल और केवल क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल, जो एक कवच के रूप में रहता है। किस पदार्थ का बना होता है? काइटिन का। तो ये बात आप यहां से आराम से आप लिख सकते हैं कि कीटों में केवल क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल ओनली। केवल कीटों में क्या मिलता है? बाह्य कंकाल। इनमें क्या नहीं पाया जाता? अंतः कंकाल अनुपस्थित होता है। अंतः कंकाल अंतः कंकाल अनुपस्थित। तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हमने यहां से की कि कीटों में अंतः कंकाल तो पाया नहीं जाता, केवल हार्ड कवच पाया जाता है जो काइटिन का बना होता है। तो चलो भाई देखते हैं आज।
अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के बाल और नाखून किस चीज के बने होते हैं। और जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा बाल और नाखून किस चीज के बने होते हैं, देखिए वैसे तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है तो इस वजह से आप बता देंगे, लेकिन कुछ सिमिलर वर्ड हैं और लगातार आप गलती कर बैठते हैं। दोस्तों एक वर्ड होता है किरेटीन, एक वर्ड होता है काइटिन, एक वर्ड होता है कैरोटीन। तो ये मिलते जुलते वर्ड हैं और यहाँ से क्या गलती होने के चांसेस हैं उनको हम देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि एक वर्ड है, दोस्तों हम बात करें यहाँ से, जो वर्ड है दोस्तों किरेटीन। किरेटीन एक प्रकार का प्रोटीन है। पहला जो पॉइंट पूछा जाता है, किरेटीन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। और दोस्तों किरेटीन जो प्रोटीन है, ये जो हमारे बाल और नाखून किसके बने होते हैं? किरेटीन प्रोटीन की। तो दोस्तों हमने यहाँ से जवाब दिया बाल और नाखून किसके बने होते हैं? किरेटीन प्रोटीन की। फिर दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जिसको बोला जाता है कैरोटीन। दोस्तों मिलता जुलता वर्ड है कैरोटीन। और दोस्तों कैरोटीन एक प्रकार का वर्णक है, एक प्रकार का पिगमेंट है। और दोस्तों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है वर्णक, मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं वर्ण के लिए, रंग के लिए जिम्मेदार होगा, तो ये दोस्तों रंग के लिए जिम्मेदार है। जो कैरोटीन है ये रंग के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ताकि हमारा लिखने का टाइम बचे और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें, तो इस वजह से दोस्तों हमने पीपीटी का भी काफ़ी अच्छा यूज़ लिया है। और दोस्तों जो भी चीज़ें समझाने के मैं लगातार आपको समझाते रहूँगा। तो दोस्तों हमने बात की कैरोटीन एक प्रकार का वर्णक है जो रंग देगा। और दोस्तों कैरोटीन रंग देगा तो ये किस में पाया जाएगा? क्या क्वेश्चन से यहाँ से पूछे जाते हैं? तो दोस्तों हम यहाँ से बात करें, जो कैरोटीन है मुख्य रूप से गाजर का जो लाल नारंगी रंग देता है वो कौन देता है? कैरोटीन। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, गाजर को कहा जाता है कैरेट। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैरेट कहा जाता है। और कैरेट से एक वर्ड बना कैरोटा। और दोस्तों कैरोटा से बना कैरोटीन। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम कह सकते हैं कि गाजर में लाल नारंगी रंग देने के लिए एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है जिसका नाम है कैरोटीन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आएंगे, बहुत बार पूछा गया। दोस्तों गाय के दूध में देखा होगा आपने हल्का सा पीलापन होता है, और गाय के दूध में जो हल्का सा पीलापन होता है वो भी किसकी वजह से होता है? कैरोटीन। तो दोस्तों हमने यहाँ से देखा कि गाजर का लाल नारंगी रंग और गाय के दूध का पीलापन किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। तो ये बात भी हमने दोस्तों यहाँ से देखी। अब दोस्तों हम यहाँ से बात करते हैं कि एक वर्ड होता है मिलता जुलता काइटिन। अब दोस्तों अभी अभी हमने देखा था काइटिन एक विशेष प्रकार का पदार्थ है। तो दोस्तों पूछा जाए ये पदार्थ है क्या चीज? तो दोस्तों काइटिन जो है एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। क्या है भी? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट भी विशेष प्रकार की है जिसमें बहुत सारी दोस्तों सैकेराइड इकाइयां, बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां जुड़कर दोस्तों जटिल संरचना बनाती हैं, जिसको बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। मतलब बहुत सारी दोस्तों इकाइयां जुड़ के बनाती हैं। तो पूछा जाए काइटिन क्या है, तो दोस्तों खुद की गुणवत्ता के आधार पे पूछा जाए तो दोस्तों खुद क्या है काइटिन? कहीं ना कहीं एक कार्बोहाइड्रेट है जो पॉलीसैकेराइड एक जटिल प्रकार का होता है। अब पूछा जाए काइटिन कहाँ देखने को मिलता है, तो दोस्तों हमने जो अभी अभी देखा था कि काइटिन जो कीटों का जो हार्ड कवच था, तो दोस्तों वो हम यहाँ से बात अगर करें, कीटों का हार्ड कवच किसका बना हुआ था? काइटिन का बना हुआ। तो क्या देखा? कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना हुआ है? काइटिन का। और दोस्तों लोकोपाइलेट में क्वेश्चन पूछा गया कि कहीं ना कहीं जो फंगस होती हैं, जो फफूंद होती है, जो कवक होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति कौन से पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों उसका आंसर भी क्या है? काइटिन। कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो किस पदार्थ की बनी होती है? काइटिन का। तो दोस्तों ये एक और क्वेश्चन हमने यहाँ से शामिल किया, कवकों की कोशिका भित्ति। कवक दोस्तों हम यहाँ से बात करें, जैसे आपने देखा होगा बारिश के दिनों में दोस्तों, जिसको सिंपली गांव में सांप की छतरी बोला जाता है दोस्तों, मशरूम वगैरह का नाम सुना होगा, रोटी के ऊपर आपने फफूंद देखी होगी, ये सब कवकों की कहीं ना कहीं दोस्तों प्रजातियां हैं। तो हमने यहाँ से बात की कवकों की जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है दोस्तों, वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो मेरे ख्याल से ये चीज भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। दोस्तों लगातार हम सभी क्वेश्चंस को हम शामिल करते हुए पढ़ रहे हैं। यहाँ से फिर से मैं आपके
सामने एक बार रिवाइज कर देता हूं। बाल नाखून किसके बने होते हैं दोस्तों? तो हम यहां से बात करेंगे केराटिन, प्रोटीन के बने होते हैं। फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए गाजर का लाल नारंगी किसकी वजह से रंग होता है? कैरोटीन की वजह से। गाय के दूध में पीलापन किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। दोस्तों जो कीटों का बाह्य कंकाल जो हार्ड कवच होता है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों? वो हम बात करेंगे काइटिन की वजह से। और हम यहां से अगर बात करें कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और याद रहे कवकों में केवल और केवल बाह्य कंकाल मिलता है, अंत कंकाल देखने को नहीं मिलता। सॉरी, मैं बात कर रहा था कीटों की। तो कीटों में केवल और केवल बाह्य कंकाल मिलता है, कहीं ना कहीं अंत कंकाल देखने को नहीं मिलता। तो ये बात अपन ने यहां से की। अब दोस्तों यहां से देखिए, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस जीव में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता? देखिए दोस्तों, बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, ये नहीं पूछ रहा है कि बाह्य कंकाल पाया जाता है, पूछ रहा है नहीं पाया जाता। इसका अर्थ दोस्तों हमें पहले चेक करना है किन किन जीवों में पाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम बात करें मनुष्य की, तो दोस्तों मनुष्यों की हम बात करें, या दोस्तों एक पूरा समूह दे दिया जाए स्तनधारी। दोस्तों स्तनधारी जीवों का वो समूह है जिसमें स्तनपान करवाते हैं, और स्तनधारी में मनुष्य, सभी पशु वगैरह सभी शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों मनुष्य हो या पशु हो, मनुष्यों में दोस्तों बाल और नाखून पाए जाते हैं, बिल्कुल। हमने दोस्तों अगर बात करें दोस्तों, हम स्तनधारी की हम बात करें जिसे मेमल्स भी कहा जाता है, तो दोस्तों मेमल्स की हम बात करें तो दोस्तों हमने बात की थी बाल नाखून यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बाल नाखून मिलेंगे, खुर मिलेंगे दोस्तों, सींग मिलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चीजें तो हमने कहा बिल्कुल स्तनधारी समूह या मनुष्य में देखने को मिलता है। दोस्तों पक्षी या एवीज आपको नाम भी दे सकता था, कबूतर, तोता, ऐसे नाम दे सकता था। आपको पता है पंख और चोंच दोस्तों इनमें पाई जाती हैं, पक्षियों के समूह में पाई जाती हैं, बिल्कुल। दोस्तों मछली या पिसी, अभी अभी मैंने डायग्राम आपको बताया था, मछलियों में जो सल्क होते हैं वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है, बाह्य कंकाल है, तो मछलियों में पाया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ से बात करें मेंढक, उभयचर। दोस्तों मेंढक एक ऐसा जीव है जल और थल दोनों पे रहता है, तो उभयचर या इसको बोल सकते थे एम्फीबिया। तो दोस्तों मैं यहां से बात करूं एम्फीबिया या उभयचर समूह बोलूं या जीव का नाम लेऊं, तो दोस्तों मेंढक, इसमें बाह्य कंकाल देखने को नहीं मिलता। तो कुल मिला के दोस्तों अगर यहां से बात की जाए तो राइट आंसर यहां से क्या हो गया, मेंढक। तो मेंढक या दोस्तों उभयचर या एम्फीबिया में दोस्तों बाह्य कंकाल देखने को नहीं मिलता। इज इट क्लियर और नो? तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन भी शामिल किया यहां से। अब दोस्तों हम यहां से देखने वाले हैं कि जो कंकाल तंत्र का दूसरा भाग है अंतः कंकाल, कि अंतः कंकाल क्या है और इसमें हम क्या शामिल करने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस यहां से बनने वाले हैं। तो दोस्तों ये हम देखते हैं। तो दोस्तों हम यहां से देखने वाले हैं अंतः कंकाल को, एंडोस्केलेटन, जो शरीर के कहीं ना कहीं आंतरिक भागों में पाया जाता है। तो अंतः कंकाल में दोस्तों जो मोटे मोटे रूप से हम बात करें तो दो संरचनाओं को हम शामिल करेंगे दोस्तों। अंतः कंकाल में हड्डियों का फ्रेमवर्क तो रहेगा ही, इसके साथ कुछ उपास्थियां होती है, दो प्रकार की संरचनाएं हम शामिल करने वाले हैं दोस्तों, हड्डी और दोस्तों उपास्थि। तो देखते हैं दोस्तों, अंतः कंकाल की हम बात करें, अंतः कंकाल में दो प्रकार की संरचनाओं को हम शामिल करते हैं। एक संरचना का नाम है दोस्तों अस्थि या हड्डी दोस्तों, और दूसरी संरचना का नाम है उपास्थि या कार्टिलेज। दोस्तों हम यहां से देखेंगे कि हमारे शरीर में कुछ हड्डियों की तुलना में थोड़ी कम कठोर संरचनाएं होती हैं। जैसा कि हम यहां से बात करें, ये जो नाक का जो अग्र हिस्सा है, ये जो बाह्य जो कर्ण है, बाह्य जो कान है, हमारा जो बाहर वाला कान है, ये दोस्तों एक प्रकार की उपास्थि है। ये हड्डियों की तुलना में कम कठोर है, तो इनको कार्टिलेज या उपास्थि कहा जाता है। और दोस्तों हम जो कठोर संरचनाओं की बात करें, आपने दोस्तों बहुत दोस्तों जानवरों का कंकाल देखा होगा या वैसे हड्डियों को महसूस किया होगा। तो हड्डी अलग चीज है दोस्तों, उपास्थि अलग चीज है। तो दो संरचनाओं को हमने शामिल किया किसमें, अंतः कंकाल में। तो अंतः कंकाल में दो संरचनाएं शामिल रहेंगी,
अस्थि और उपास्थि। अब दोस्तों जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो भ्रूण में सबसे पहले 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक अधिचरम, दूसरा मध्यचरम और तीसरा अंत्यचरम। तो दोस्तों हमने बोला था मध्यचरम वाले जनन स्तर से कहीं न कहीं दोस्तों किसका निर्माण होता है, अस्थि और उपास्थि का। तो हमारे सामने एक लाइन है दोस्तों, अस्थि और उपास्थि दोनों ही क्या हैं, संयोजी उत्तक हैं। दोस्तों आपने अभी तक संयोजी उत्तक का क्वेश्चन देखा होगा रक्त में, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक आपने पढ़ा होगा बिल्कुल। तो दोस्तों रक्त तो है तरल संयोजी उत्तक, लेकिन दोस्तों अस्थि और उपास्थि की मैं बात करूं तो ये दोनों एक प्रकार का कठोर संयोजी उत्तक है। कैसा है, कठोर संयोजी उत्तक। और दोस्तों मैंने कहा था संयोजी उत्तक का निर्माण कौन से जनन स्तर से होने वाला है, मीजोडर्म से, मध्यचरम से। तो दोस्तों हमने कहा इसका जो निर्माण होता है मीजोडर्म या मध्यचरम नामक जनन स्तर से होता है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों हमने यहां से बात की कि कहीं न कहीं अस्थि और उपास्थियों का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे अंतःकंकाल में। ये दोनों ही कठोर प्रकार का संयोजी उत्तक है। दोनों की ही उत्पत्ति किससे होती है, मीजोडर्म या मध्यचरम नामक जनन स्तर से। तो मेरे ख्याल से आप क्लियर कर पा रहे होंगे दोस्तों। तो बिल्कुल अब दोस्तों हम यहां से कहीं ना कहीं देखने वाले हैं अस्थि क्या है, उपास्थि क्या है, इनसे क्या क्या क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा दोस्तों इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसके बाद दोस्तों हम ये बातें देखेंगे यहां से। तो दोस्तों देखते हैं दोनों ही संरचनाओं को। हमने देखा अंतः कंकाल, अंतः कंकाल में हमने दो संरचनाएं देखी दोस्तों, एक होती है उपास्थि और एक संरचना होती है अस्थि। दोस्तों उपास्थि को इंग्लिश में कहा जाता है कार्टिलेज, कार्टिलेज। और दोस्तों हड्डियों को, अस्थियों को इंग्लिश में कहा जाता है बोन। इज इट क्लियर और नो? दोस्तों ये तो होगी हिंदी और इंग्लिश की बात होगी, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं साइंस के रूट वर्ड्स होते हैं। तो दोस्तों यहां से हम बात करेंगे उपास्थि के लिए एक रूट वर्ड काम में लिया जाता है बायोलॉजी में। तो दोस्तों उसको कहा जाता है, उस रूट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां से हम कह सकते हैं उपास्थि के लिए एक वर्ड यूज में आता है जिसे कहा जाता है कोन्ड्रियो। कोन्ड्रियो, कोन्ड्रियो वर्ड किसके लिए आएगा, उपास्थि के लिए। ऐसे ही अस्थि के लिए एक वर्ड यूज में आता है जिसको कहा जाता है ओस्टियो। क्या कहा जाता है, ओस्टियो। तो कुल मिला के दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोस्तों जहां जहां पूरी बायोलॉजी में कॉन्ड्रियो वर्ड आएगा वहां वहां हम किसकी बात करेंगे, उपास्थि की हम बात करेंगे। और जहां जहां दोस्तों ओस्टियो वर्ड आएगा वहां वहां हम किसकी बात करेंगे, हड्डी की बात करेंगे। तो ये रूट वर्ड हैं। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, हम यहां से कहें जैसे कॉन्ड्रियो, अगर मैं कॉन्ड्रियो के आगे दोस्तों एक वर्ड लगा देता हूं, जैसे मैंने बोला कॉन्ड्रियोलॉजी। तो दोस्तों जैसे ही मैंने बोला कॉन्ड्रियोलॉजी, तो दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कॉन्ड्रियो का अर्थ क्या होता है, उपास्थि, और लॉजी का अर्थ क्या, अध्ययन। तो कॉन्ड्रियोलॉजी मतलब उपास्थि का अध्ययन। ऐसे ही दोस्तों मैं यहां से बात करूं, मैंने एक वर्ड लगा दिया ओस्टियोलॉजी। तो दोस्तों ओस्टियो का अर्थ क्या होता है, हड्डी, और लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। तो हड्डियों का अध्ययन। इज इट क्लियर और नो? ऐसे ही दोस्तों हम यहां से बात कर सकते हैं कि जैसे हमने एक वर्ड बोला कॉन्ड्रियो साइट। तो दोस्तों पूरी बायोलॉजी में जहां जहां दोस्तों साइट वर्ड आ जाए वहां वहां कहीं ना कहीं माना जाएगा कोशिका। तो दोस्तों कॉन्ड्रियोसाइट, साइट का अर्थ क्या बोला हमने, कोशिका। तो दोस्तों कॉन्ड्रियोसाइट मतलब उपास्थि की कोशिका। ऐसे ही दोस्तों एक रूट वर्ड आ जाए जिसको दोस्तों हमने बोल दिया ओस्टियोसाइट। क्या बोल दिया, ओस्टियोसाइट। तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे, हड्डी की कोशिका। ऐसे ही दोस्तों हम यहां से अगर बात करना चाहें कुल मिलाकर, तो दोस्तों देखते हैं यहां से हमने एक वर्ड यूज में लिया यहां से ओस्टियो
साइट। तो दोस्तों ओस्टियो का अर्थ क्या था? हड्डी, और साइट का अर्थ क्या था? कोशिका, हड्डी की कोशिका। ऐसे ही दोस्तों कुछ सिमिलर वर्ड हैं जिनको हम काम में लेने वाले हैं। दोस्तों यहां से हम देखते हैं जो जो अभी हमने काम में लिए हैं। तो दोस्तों हमने देखा कॉन्ड्रियोलॉजी, हमने यहां से देखा कॉन्ड्रियोसाइट, हम यहां से बात कर सकते हैं, एक वर्ड होता है कॉन्ड्रियो ब्लास्ट, एक वर्ड होता है कॉन्ड्रियो क्लास्ट, एक वर्ड होता है कॉन्ड्रीन। ऐसे ही दोस्तों बिल्कुल रूट वर्ड हैं, सेम ही रखेंगे हम। ऐसे आप मेरे साथ साथ बोलते हुए चलें, जैसे कॉन्ड्रियोलॉजी वैसे हड्डियों के लिए ओस्टियोलॉजी, बिल्कुल ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी। अगर अपन यहां से बात करना चाहें, जैसे कॉन्ड्रियोसाइट, हड्डियों में क्या आएगा? ओस्टियोसाइट, बिल्कुल। अगर हम बात करें जैसे कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ऐसे हड्डियों में क्या आएगा? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। अगर हम बात करें जैसे कॉन्ड्रियोक्लास्ट, तो ऐसे हड्डियों में आएगा ओस्टियोक्लास्ट। और जैसे हमने बात की कॉन्ड्रीन, तो हड्डियों में एक वर्ड आता है ओसीन। तो दोस्तों एक बार इन रूट वर्ड्स को काम में लेते दोबारा से हम देखते हैं। हमने कहा अंतः कंकाल में हम दो चीजों को शामिल करेंगे, एक तो जो कठोर संरचना है उनको बोलेंगे हड्डियां, और एक थोड़ी कम कठोर, हड्डी की तुलना में थोड़ी कम कठोर, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? उपास्थि या कार्टिलेज। हमने कहा उपास्थि के लिए एक वर्ड यूज में आता है कॉन्ड्रियो, और दोस्तों यहां से हम बात करें कहीं ना कहीं हड्डी के लिए एक वर्ड यूज में आता है ओस्टियो। तो दोस्तों देखते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी मतलब उपास्थि का अध्ययन, ओस्टियोलॉजी मतलब हड्डी का अध्ययन। कॉन्ड्रियोसाइट मतलब उपास्थि की कोशिका, ओस्टियोसाइट मतलब हड्डी की कोशिका, बिल्कुल। फिर दोस्तों दो अलग अलग वर्ड और हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ब्लास्ट का अर्थ होता है निर्माण करने वाला, भी उपास्थि का जो निर्माण करने वाली कोशिका है उसको बोलेंगे कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ब्लास्ट का अर्थ है निर्माण, और क्लास्ट का अर्थ है नष्ट करना। तो दोस्तों दो वर्ड हमें यहां पे और देखने को मिले, कॉन्ड्रियोब्लास्ट मतलब उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिका। दोस्तों यहां से देखें ओस्टियोब्लास्ट मतलब हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिका। दोस्तों देखिए मिक्स ना करें, हड्डी में मिलने वाली कोशिकाओं को क्या बोला हमने? ओस्टियोसाइट। हड्डी को बनाने वाली कोशिकाओं को क्या बोला? ओस्टियोब्लास्ट। ऐसे ही दोस्तों हम बात करेंगे कॉन्ड्रियोक्लास्ट, उपास्थि को नष्ट करने वाली कोशिका कॉन्ड्रियोक्लास्ट, और दोस्तों ओस्टियोक्लास्ट मतलब हड्डी को नष्ट करने वाली कोशिका कौन है? ओस्टियोक्लास्ट। फिर हम दोस्तों यहां से देखें, कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन किस में मिलेगा? उपास्थि में। उपास्थि में मिलने वाला जो लवण है, जो प्रोटीन है, उसका नाम क्या है? कॉन्ड्रीन। और अपन बात करें हड्डियों में मिलने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? ओसीन। दोस्तों हड्डियों में और भी मिलता है प्रोटीन, लेकिन हमने तुलना के हिसाब से देखा तो ओसीन प्रोटीन। इज इट क्लियर और नो? तो दोस्तों ये हमने कुछ रूट वर्ड को पकड़ा कि कॉन्ड्रियो क्या है और ओस्टियो क्या है, और उनके हिसाब से हमने इन चीजों को समझा। तो दोस्तों एक बार देखते हैं, चलो भाई। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहां से बात की थी उपास्थि, तो उपास्थि कौन सी संरचनाएं हैं? वे संरचनाएं जो हड्डियों की तुलना में कम कठोर होती, बिल्कुल हम बात कर चुके हैं भी हड्डी बहुत कठोर होती, उपास्थि कम कठोर होती। और जो जो रूट वर्ड्स हमने देखे उनको हम देखते हैं यहाँ पे। देखो उपास्थि के लिए जो वर्ड यूज में आने वाला है दोस्तों वो कौन है? कॉन्ड्रियो। तो हमने क्या कहा था? कॉन्ड्रियो वर्ड किसके लिए आएगा? उपास्थि के लिए। फिर हम बात करेंगे यहां से, देखिए जो लिखने का झंझट नहीं है, जो चीजें हमने वहां पे समझाई क्या पूरी तरीके से आपको समझ में आई? देखते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी मतलब उपास्थि का अध्ययन। मेरे साथ साथ आप बोलते चले, बिल्कुल मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूं, आप ये ना समझे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। बिल्कुल आप क्लासरूम में बैठे हैं और बिल्कुल क्लासरूम की फीलिंग्स के साथ, आप कोई बीच में नहीं उठ के जाएगा, पेन और अपना कॉपी लेके बैठिए और जो जो चीजें साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलें। दोस्तों फिर हम बात करें कॉन्ड्रियोसाइट,
उपास्थि की कोशिका। फिर हम बात करें दोस्तों कॉन्ड्रियोब्लास्ट, तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट दोस्तों, ब्लास्ट का अर्थ क्या था, निर्माण करना, तो दोस्तों उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिका। हमने एक वर्ड बोला था कॉन्ड्रियोक्लास्ट, क्लास्ट का अर्थ क्या था दोस्तों, नष्ट करना, तो दोस्तों हम बोलेंगे उपास्थि को नष्ट करने वाली कोशिका। इज इट क्लियर और नो? फिर दोस्तों हम यहां से बात करें कॉन्ड्रीन, तो कॉन्ड्रीन उपास्थि में मिलने वाला प्रोटीन। तो कुल मिला के दोस्तों हमने देखा उपास्थि से क्या क्या जो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो हमने ये देखा कि उपास्थि आखिर होती क्या है। उपास्थि हड्डियों की तुलना में एक कम कठोर संरचना है। उपास्थि क्या होती है, एक अंतकंकाल का ही भाग है दोस्तों। उपास्थि का निर्माण किससे हुआ, बिल्कुल मेसोडर्म से हुआ। फिर दोस्तों उपास्थि के लिए क्या वर्ड यूज में आया, कॉन्ड्रियो आया। कॉन्ड्रियो से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, कॉन्ड्रियो साइट क्या है, कॉन्ड्रियोलॉजी क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो बन सकते हैं ये हमने यहां से शामिल किए। तो दोस्तों ये बात हम यहां से देख सकते हैं। अब दोस्तों हम यहां से बात करेंगे कि यार ये जो उपास्थि है हमारे शरीर में कहां कहां देखने को मिलती है, प्रेजेंट कहां है हमारे शरीर में। तो दोस्तों यहां से अगर मैं बात करूं तो उपास्थि देखो बाह्य कान में। दोस्तों एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, मैं एक बार आपको शामिल करता हूं, यहाँ पे सीपीयू एसआई का क्वेश्चन था दोस्तों, एक बार उसको देखते हैं अपन यहां से। दोस्तों सीपीयू एसआई का क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि बाह्य कंकाल में कौन सी संरचना पाई जाती है। तो दोस्तों यहां से देखते हैं, क्वेश्चन था बाह्य कंकाल में कौन सी संरचना पाई जाती है, पाई जाती है। तो दोस्तों हम यहां से देखें और आपको आंसर में मिला फीमर। हमें यहां से बात करें दोस्तों रेडियस, स्टेपीज, उपास्थि। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 90% लोगों का जवाब था दोस्तों इसमें स्टेपीज। लेकिन शायद आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं देखा। क्वेश्चन पूछा गया कि बाह्य कंकाल में कौन से, वो बाह्य कान में कौन सी संरचना पाई जाती है, मैं बात कर रहा हूं इसकी। और बाह्य कान में दोस्तों कोई हड्डी नहीं पाई जाती। जो जिन हड्डियों की हम बात करेंगे वो हड्डियां मध्य कान में मिलेंगी, पूरा हम पढ़ेंगे, लेकिन बाह्य जो कान है इसमें कोई हड्डी नहीं है। तो दोस्तों हम यहां से बात करेंगे, ओ सॉरी जो क्वेश्चन है दोस्तों हमने थोड़ा इसमें क्वेश्चन यहां पे थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं। हम क्वेश्चन है बाह्य कान में, बोला हमने ठीक से, लिखा ठीक से नहीं। तो दोस्तों बाह्य कान में कौन सी संरचना पाई जाती, ये क्वेश्चन पूछा गया था और इनमें से आपको कहीं ना कहीं जवाब देना था। तो दोस्तों जवाब जो ज्यादातर लोगों ने दिया आपके भी दिमाग में आया होगा कि स्टेपीज, लेकिन आंसर इसका क्या है, उपास्थि। तो दोस्तों जैसा हम पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं दोस्तों कि उपास्थि नामक संरचना कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो उपास्थि नामक संरचना कहाँ मिल रही है, एक तो दोस्तों कहाँ, बाह्य कान में, नाक के अग्र हिस्से में। दोस्तों हमारी पसलियां जहां आके जुड़ेंगी, दोस्तों हमारी पसलियां यहाँ छाती की एक बीच की हड्डी है स्टर्नम, यहाँ आके हमारी पसलियां जुड़ती हैं। तो पसलियों का जो संयोजन होगा, पसलियां जिस जगह से जुड़ेंगी तो पसलियों के अग्र हिस्से में भी क्या पाई जाएगी, उपास्थि पाई जाएगी। दोस्तों हम यहाँ से बात करें दोस्तों रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, अगर हम यहाँ से बात करें दोस्तों, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें अगर बात करें कुछ इस प्रकार से दोस्तों, ऐसे दोस्तों छोटी छोटी हड्डियां होती हैं और इन छोटी छोटी हड्डियों के बीच में दोस्तों हम यहां से बात करें इस तरीके से कुछ डिस्क होती है। तो दोस्तों ये भी क्या है, उपास्थि, बिल्कुल। जिसको हम डिस्क कहते हैं दोस्तों, जिसको हम डिस्क कहते हैं, जिसको हम छल्ला कहते हैं, वो भी क्या है, उपास्थि। तो कुल मिला के हम कहेंगे बाह्य कान में मिली,
नाक के अग्र हिस्से में, पसलियों के अग्र सिरे पर दोस्तों, और रीढ़ की हड्डी में डिस्क या छल्ले के रूप में भी कौन मिल रही है? उपास्थि मिल रही है। हमारी श्वास नली के अंदर छल्लों के रूप में भी क्या मिल रही है दोस्तों? उपास्थि मिल रही है। और दोस्तों इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हड्डियों का जो ऊपरी भाग होता है दोस्तों, हम यहां से बात करें, जो हड्डियों का जो ऊपरी भाग होता है इसकी, हड्डियों का जो ऊपरी भाग होता है यहां पे भी दोस्तों क्या देखने को मिलती है आपको? उपास्थि। तो दोस्तों हमने क्या कहा, हड्डियों के सिरे पर भी दोस्तों उपास्थि देखने को मिलती है। तो कुल मिला के दोस्तों हम क्या क्या कहेंगे दोस्तों, देखते हैं। यहां से अगर अपन बात करें दोस्तों, उपास्थि नामक संरचना जो है दोस्तों बाह्य कान में, नाक के अग्र हिस्से में दोस्तों, पसलियों के अग्र सिरे पर, रीढ़ की हड्डी में छल्लों के रूप में देखने को मिलती है। फिर दोस्तों हड्डियों के सिरों पर, श्वास नली में भी छल्लों के रूप में देखने को मिलती है। और दोस्तों हम यहां से बात करें कूल्हे की हड्डियों का जो जोड़ होता है दोस्तों, अगर मैं यहां से बात करूं, जो कूल्हे की हड्डियों का जो ये जोड़ होता है, यहाँ पे दोस्तों कूल्हे की हड्डियों का ये जो जोड़ होता है, इस जोड़ वाले स्थान पर भी क्या देखने को मिलती है? उपास्थि। वैसे दोस्तों इस कूल्हे की हड्डियों का जो जोड़ है, इस जोड़ को कहा जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस या प्यूबिक संधान। तो दोस्तों सुनते हैं क्या कि कूल्हे की हड्डियों के संयोजन स्थल पर या प्यूबिक संधान या प्यूबिक सिम्फाइसिस के स्थान पर दोस्तों क्या देखने को मिलती है? कहीं ना कहीं अपन यहां से बात करें दोस्तों, क्या देखने को मिलती है? उपास्थि। तो ये बात अपन यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात अपन ने यहां से देखी। वो उसको पॉज करना।